हेलो एवरीवन, आई एम शैली एंड यू आर वाचिंग लीगल पिल। जैसा कि सब लोगों को पता है, अभी तक मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चलाई थी इस चैनल पे। तो अब जाके मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इस सीरीज में मैं आज इंट्रोडक्शन देने आई हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आखिर है क्या, कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसकी स्कीम क्या है आखिर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और ये कितने स्केड्यूल्स में बटा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है वो है 1 अप्रैल 1974। इसमें 37 चैप्टर्स हैं टोटल, 484 सेक्शंस हैं, 2 स्केड्यूल्स हैं और ये सेकेंड स्केड्यूल्स में फॉर्म्स की बात करी गई जिसमें 56 फॉर्म्स हैं। और पहले स्केड्यूल में क्लासिफिकेशन दिया गया है ऑफेंसेस का, वो 2 सब हेड्स में बटा हुआ है। और इसका एप्लीकेशन अगर देखते हैं तो ये अप्लाई होता है सारी की सारी जगहों पे इंडिया में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट ये नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं अप्लाई होता। आगे इसको कैसे हम पढ़ेंगे, फ्रॉम सेक्शन 1, 2, 3 ऐसे पढ़ना है या फिर अलग कोई तरीका है। तो सबसे पहले कोई भी ऑफेंस होता है तो सबसे पहले वहां पे 3 चीजें अपना रोल प्ले करती हैं। पहली चीज इंडियन पीनल कोड, और दूसरी चीज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और तीसरी चीज इंडियन एविडेंस एक्ट। जैसे ही ऑफेंस कमिट होता है ये तीनों चीजें अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं। ऑफेंस बेसिकली हम देखेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। आखिर ये क्या होते हैं आगे की स्लाइड्स में भी देखेंगे कि ये आखिर कैसे डिफरेंशिएट किए गए हैं दोनों कोड्स में। और इनको जानने के पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस तो जानते हैं कि ऑफेंस कमिट हो गया, बट ऑफेंस क्या होता है, कैसे कोड ने डिफाइन किया है, क्या हम इसको अकेले में पढ़ेंगे इस कोड में जो डेफिनेशन दी गई है, या फिर अदर लॉज में जो डेफिनेशन ऑफेंस की दी गई है उनको भी हमें साथ में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑफेंस होता क्या है। ऑफेंस हम देखेंगे सेक्शन 2N ऑफ CRPC, उसमें डिफाइन किया गया है। ऑफेंस को बताया गया है कि कोई भी एक्ट या कोई ओमिशन जो कि पनिशेबल है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। तो कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जो कि किसी लॉ के द्वारा पनिशेबल है और सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट में अगर कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अभी हमने जनरली क्वेश्चन नहीं देखा ये सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 वाला, बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। और ये है सेक्शन 2N ऑफ CRPC जो कि ऑफेंस को बताता है। अब चलिए देखते हैं अदर लॉज, जैसे कि IPC में कैसे ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो इंडियन पीनल कोड में भी ऑफेंस को डिफाइन किया है, दैट इज सेक्शन 40 पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। यहाँ पे 3 पैराज हैं जिनमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं। तो पहली चीज ये है कि एक्सेप्ट इन चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉजेस 2 एंड क्लॉजेस 3 ऑफ दिस सेक्शन, वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। मतलब जो कि IPC पनिश करता है कोई भी ऑफेंस को, कोई भी ऐसी चीज है जो कि ऑफेंस बताई गई है IPC में, उसको हम बताएंगे कि ऑफेंस, जैसे कि पहली दिमाग में अगर आएगा आपके तो वो हो सकता है मर्डर करना, दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। तो अब इसको देखते हैं। बताया गया कि एक्सेप्ट इन चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉजेस 2 एंड क्लॉजेस 3 ऑफ दिस सेक्शन। क्लॉजेस 2 एंड क्लॉजेस 3 से इनका मतलब पैरा 2 एंड पैरा 3। तो इनको हटा के अगर कोई भी चीज जो पनिशेबल है इस कोड के द्वारा, दैट विल बी काउंटेड इन ऑफेंस। पैरा 2 में बताया गया है कि इन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 है एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस, नेमली फ्रॉम सेक्शन 64 से ये यहाँ तक 445। ऑफेंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि इस कोड में पनिशेबल है या फिर स्पेशल या लोकल लॉ में भी पनिशेबल है। चैप्टर 4 बात करता है IPC का जनरल एक्सेप्शन से लेके, चैप्टर 5A बात होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेके। जनरली क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जनरल एक्सेप्शंस है क्या वो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में भी अप्लाई होते हैं या नहीं। तो यहाँ से आंसर मिलता है यस, दीज आर एप्लीकेबल इन स्पेशल एंड लोकल लॉज एज वेल।
तो जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है और ये सेक्शंस हैं, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे इस पैरा 2 के तहत। अब तीसरी चीज ये बताई गई है कि इन सेक्शंस के लिए 141, 176 के लिए ऑफेंस का मतलब ये है दैट हैज द सेम मीनिंग व्हेन द थिंग इज पनिशेबल अंडर स्पेशल और लोकल लॉ एंड इज पनिशेबल मेड अंडर सच लॉ विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। मतलब अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ में इन ऑफेंसेस को लेके बात करी गई है, लेकिन तभी वो ऑफेंस काउंट करा जाएगा जब उसकी इम्प्रिजनमेंट मतलब उसकी पनिशमेंट जो दी गई है दैट इज अ टर्म ऑफ 6 months और अपवर्ड्स या उससे ज्यादा, वेदर विद और विदाउट फाइन। इस वजह से, इन क्लासिफिकेशन की वजह से ये सेक्शन 40 बहुत ही जरूरी हो जाता है पढ़ना, और इसको पढ़े बिना हम अगर प्रोसीड करते हैं तो दैट विल नॉट बी अ राइट मूव। तो चलिए, ये ऑफेंस हो गया, हमने ऑफेंस जान लिए कैसे डिफाइंड है। अब आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहला डिफरेंशिएशन ये है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को जो कि अक्यूज है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, जो कि डिफाइंड है सीआरपीसी में 2C में। और यहाँ पे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बिना वारंट के कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकते, ये 2L में डिफाइंड है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है पुलिस ऑफिसर विदाउट द लीव ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मतलब बिना परमिशन के यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 1। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 155 का सबसेक्शन 2। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है लेकिन विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट ओनली। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाती है दैट इज डन अंडर सेक्शन 154 और उसको कहते हैं FIR, दैट इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाती है वो होती है अंडर सेक्शन 155, उसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। और यहाँ पे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है दैट इज मोर सीरियस इन नेचर एज कंपेयर टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, and in these offenses are usually less serious in nature when it comes to the non-cognizable offenses। तो ये रहा cognizable और non-cognizable offense का differentiation। अब चलिए देखते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस बेसिकली यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है, मतलब उसका पाने का हक होता है। यहाँ पे कोई कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे कोर्ट की फुल डिस्क्रिशन होती है, वो चाहे तो बेल दे चाहे तो ना बेल दे। यहाँ पे लेस सीरियस होता है, यहाँ मोर सीरियस होता है। और ये एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट कोई बेलेबल ऑफेंस के लिए नहीं बनाया गया। एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट केवल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, मतलब एंटीसिपेटरी बेल हम अगर लेते हैं तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है एम्पावर्ड है टू ग्रांट बेल। यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 437, 439 एज द केस में भी। अभी के लिए मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, जब आप पढ़ेंगे आगे चल के नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल दी जाती है दैट इज गिवन अंडर 437 ऑफ CRPC, उसमें देखेंगे कुछ कुछ जगहों पे ऐसे कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जहाँ पे हम देखने को पाएंगे, इन्फर कर सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस। अभी मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ, बट आगे जब मैं बेल का चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगी तो वहां पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या पुलिस ऑफिसर बेल दे सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना बोलें। अब आगे चलिए देखते हैं स्कीम क्या है कोड की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्कीम क्या है कोड की, हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। जनरली बच्चे फ्रॉम सेक्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट आई थिंक दैट इज नॉट द राइट मूव। वो ऐसे हमें प्रोसीड नहीं करना चाहिए। हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले कि कोई भी ऑफेंस होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जनरली FIR होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आती है, दैट इज डन अंडर चैप्टर 12। चैप्टर 12 हम देखेंगे 154 से स्टार्ट होता है, तो दैट इज डन अंडर चैप्टर 12। चैप्टर 12 में पूरा प्रोसीजर बताया गया है, क्या कैसे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या प्रोसीजर बताया, कैसे पुलिस ऑफिसर्स प्रोसीड करते हैं। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन की कंप्लेंट भी करी जा सकती है, ठीक है। तो जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है वो चैप्टर 15 में देखने को मिलता है। और इस इंफॉर्मेशन ऑफेंस के कमिट होने के पहले कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं, जो कि हम चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में देख सकते हैं। वहां पे प्रिवेंटिव स्टेप्स होते हैं।
तो वहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जैसे डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब होंगे, उनके रोल्स हम यहाँ पे देखने को पाएंगे। फिर इंफॉर्मेशन आई, तो इंफॉर्मेशन आने के बाद एफआईआर दर्ज होती है या फिर कंप्लेंट दर्ज होती है, तो उनमें हम चैप्टर 12 और चैप्टर 15 को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे फर्दर अरेस्ट होता है। अरेस्ट के बाद अरेस्ट के प्रोसीजर्स बताए गए हैं चैप्टर 5 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें। तो इन्फॉर्मेशन के बाद जब कोई भी फाइनल रिपोर्ट मतलब क्लोजर रिपोर्ट या चार्जशीट सबमिट हो जाती है, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट का रोल देखने को मिलेगा। मैजिस्ट्रेट वहां पे कॉग्निजेंस लेते हैं, मतलब संज्ञान लेते हैं उस ऑफेंस की। तो संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस जो दिया गया है, चैप्टर ऑफ कॉग्निजेंस, वो चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 के बाद चैप्टर 16 की कहानी आती है, मतलब कॉग्निजेंस के बाद इशू ऑफ प्रोसेस होता है। इशू ऑफ प्रोसेस में बेसिकली हम देखेंगे समन्स भेजते हैं, वारंट भेजते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे होता है। मतलब जब चार्जशीट सबमिट होती है, फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं, तो उसके बाद के जो प्रोसीजर होते हैं वो इंक्वायरी की स्टेज में आते हैं। टिल फाइनल रिपोर्ट सबमिशन और चार्जशीट सबमिशन दैट विल बी द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब यहाँ तक जो स्टेज होगी वो इन्वेस्टिगेशन की होगी। यहाँ से जो स्टेज स्टार्ट हो जाती है दैट विल बी काउंटेड ऑन इंक्वायरी जनरली। यहाँ से फिर इशू प्रोसेस होगा। इशू प्रोसेस के बाद चार्ज बनते हैं, चार्ज लगाते हैं। चार्ज का जो चैप्टर दिया गया वो दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 17 ऑफ सीआरपीसी। और जैसे ही चार्ज लगते हैं उसके बाद जो स्टेज होती है वो ट्रायल की स्टेज होती है। तो बेसिकली 3 स्टेजेज होती हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होती है, दूसरी इंक्वायरी की स्टेज होती है और तीसरी ट्रायल की स्टेज होती है। तो ट्रायल बेसिकली ट्रायल में हम देखेंगे बहुत सारे चैप्टर्स हमको सीआरपीसी में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी ट्रायल बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीके के कैसे? ये कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल होता है, कोर्ट ऑफ सेशंस ट्रायल जो कि चैप्टर 18 में दिया गया, और दूसरा ट्रायल होता है वारंट ट्रायल चैप्टर 19 में दिया गया है। फिर तीसरा होता है समन्स ट्रायल दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 20। फिर उसके बाद समरी ट्रायल होता है दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 21। और एक प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर भी दिया गया है दैट इज चैप्टर 21A। इसको बाद में अमेंडमेंट करके लाया गया है। ये भी हमारे ट्रायल का पार्ट ही है। प्ली बार्गेनिंग मतलब क्षमा मांगना कि जिससे सजा कम हो जाए, ये प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर। फिर डेटेन्यू से लेके एक चैप्टर आता है डेटेन्यू के ट्रायल्स को लेके, दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 22। फिर हम कैसे इंक्वायरी और ट्रायल में एविडेंस वगैरह कैसे रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 23। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंक्वायरी एंड ट्रायल दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अनसाउंड पर्सन्स को लेके बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं दैट इज गिवन अंडर चैप्टर 25। ट्रायल के बाद बेसिकली क्या होगा, जजमेंट आएगा। जजमेंट, कोर्ट जजमेंट सुनाएगी, जजमेंट देगी। जजमेंट के बाद जजमेंट में या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा या फिर जो भी सेंटेंस दी गई है उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सारी चैप्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे चैप्टर्स, ये सारी प्रोसीजर्स भी देखने को मिलेंगे, एक्विटल, कन्विक्शन, एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर। और जजमेंट आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट जैसे कि अपील। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब सबसे पहले हम अगर कुछ पढ़ेंगे तो वो होगा चैप्टर 12। चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और यहीं से सीआरपीसी स्टार्ट होती है बेसिकली। तो ये रहा सीआरपीसी का पूरा ओवरव्यू। और अगर आपको लगता है कि मैंने सही ढंग से पढ़ाया है और मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी, फर्दर मुझे कैसे पढ़ाना है उसके हिसाब से मैं वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।